चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए, आज जब मैं करंट अफेयर्स बना रहा था तो मुझे 8 दिसंबर का कोई खास इंडियन हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से कोई इवेंट नहीं दिखा। लेकिन उसके 2 ही घंटे बाद हमने देखा कि हमने अपने देश का पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जिन्होंने 1 जनवरी 2020 से इस पद में आए थे, वो जनरल बिपिन रावत साहब। इनका रशियन मेड MI-17 हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया तमिलनाडु के नीलगिरी माउंटेन्स में, नीलगिरी की पहाड़ियों में। और हमने देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत साहब, इनकी पत्नी और 11 अन्य लोगों को खो दिया। तो काफी बड़ा दुखद दिन है आज ये 8 दिसंबर। अब भारत के इतिहास में एक काले दिन के रूप में जाना जाएगा। हमारे देश की जो आर्म्ड फोर्सेस है उसमें सबसे बड़ा ये पद था चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, और ये हमारे देश के पहले सीडीएस थे। ये 4 स्टार ऑफिसर थे। बिपिन रावत साहब बिलोंग करते थे उत्तराखंड की गौड़ी पड़वाल से, और ये इंडियन आर्मी के आर्मी कमांडर भी रहे। ये जो मैंने बात की कि नीलगिरी की पहाड़ियों में ये चॉपर क्रैश हुआ, हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। नीलगिरी की पहाड़ी को इंग्लिश में ब्लू माउंटेन्स भी कहते हैं, और इसे ब्लू माउंटेन्स या नीलगिरी इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे एक विशेष प्रकार का फूल मिलता है, फ्लावर मिलता है। इसका नाम है नीला कुरिंजी। और ये जो फूल होता है ये हर 12 वर्ष में, हर 12 साल में खिलता है या फलता है। इस कारण से ये जो माउंटेन्स है इसका नाम नीलगिरी माउंटेन्स पड़ा है। और नीलगिरी सिर्फ आपको तमिलनाडु में नहीं मिलेगा, केरला में मिलेगा, कुछ आंध्र प्रदेश में मिलेगा, कुछ कर्नाटका में मिलेगा। बिपिन रावत साहब को हमने 8 दिसंबर 2021 को खो दिया। ये MI-17 एक हेलीकॉप्टर है, रशियन मेड है। और अभी हम देख ही रहे हैं कि रशिया का जो डेलीगेट्स है इंडिया में है ही है। खैर, डिप्लोमेटिक बॉयकॉट ऑफ बीजिंग विंटर ओलंपिक्स। 2022 में बीजिंग यानी चाइना की राजधानी में विंटर ओलंपिक्स होने वाले हैं। दुनिया भर के बड़े देशों ने इसका बॉयकॉट किया है। डिप्लोमेटिक बॉयकॉट मतलब वहां की सरकार मना कर रही है कि हम अपने एथलीट्स को, हम अपने खिलाड़ियों को बीजिंग ओलंपिक में भाग लेने के लिए नहीं भेजेंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं ये लोग? देखिए, इसकी शुरुआत यूएसए से हुई है। यूएसए के जो राष्ट्रपति हैं जो बिडेन साहब, उन्होंने कैटेगोरिकली कहा है, स्टेटमेंट निकाली है कि हम अपने किसी भी एथलीट को बीजिंग के में होने वाले विंटर ओलंपिक्स में नहीं भेजेंगे। और इसका उन्होंने रीजन दिया है कि चाइना जो ह्यूमन राइट्स को लेकर काम कर रहा है, उसके जो रिकॉर्ड्स हैं वो काफी खराब है। और खास करके जो उइगर मुसलमान के साथ वो बदतमीजी कर रहा है, अब्यूज कर रहा है, वो तो असहनीय है, अनएक्सेप्टेबल है। भारत का क्या स्टैंड है? इंडिया ने कहा है कि हम विंटर ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। यूएसए के कहने से या उसका देखा से कि दुनिया के और बड़े देश, ब्रिटेन हो गया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये सब देशों ने भी बॉयकॉट कर दिया है। यानी कैसे कह सकते हैं, डेवलप्ड कंट्रीज या कैपिटलिस्ट कंट्रीज या प्रो यूएसए कंट्रीज ने विंटर ओलंपिक्स का बॉयकॉट किया कि हम किसी भी खिलाड़ी को नहीं भेजेंगे ऑन आवर ऑफिशियल कैपेसिटी। अगर व्यक्तिगत खिलाड़ी जाना चाहे तो जा सकता है। अब सवाल ये है कि क्यों, कौन है उइघर और क्यों ये इसको लेकर इतनी बड़ी विवाद हो रहा है?
ये चाइना का आप मैप है, चाइना का एक प्रोविंस है, ये से शिनजियांग प्रोविंस कहते हैं, शिनजियांग। और ये देखिए तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, मंगोलिया, रशिया से बॉर्डर लगा रहा है। ये जो है यहाँ पे तुर्क एथनिसिटी के लोग रहते हैं, और यहाँ पे बेसिकली जो लोग थे वो मुस्लिम्स थे। चाइना ने यहाँ के जो मुस्लिम हैं, और यहाँ पे जो मुस्लिम सबसे ज्यादा है वो कौन से, उइघुर मुस्लिम, उइघुर या उइघुर। चाइना की बहुत बड़ी आबादी इस हिस्से में रहती है, ईस्ट चाइना में, और यहाँ पे जो मेन चाइनीज है उन्हें हान चाइनीज कहते हैं। चाइना इन उइघुर मुसलमानों के साथ काफी ऑपरेसिव बिहेवियर कर रहा है, पिछले 20 सालों से कर रहा है, और इन मुसलमानों को, इन मुस्लिम्स को वो कन्वर्ट करा रहा है जबरदस्ती, इन पे निगरानी रख रहा है, सर्विलेंस रख रहा है। यहाँ पे उसने एक स्टेट ऑफ मतलब आर्मी आर्मी स्टेट बना कर रखा है इस पूरे प्रांत को। सर्विलांस बहुत करता है, कौन क्या करता है सब कुछ चेक करता है, और कोशिश कर रहा है कि ये जो शिनजियांग है यहाँ पे उइघुर मुसलमान या तो मुसलमान ना रहे, और अगर रहें तो इनके साथ ये जो मेन लैंड चाइनीज, हान चाइनीज, वो भी यहाँ पे एसिमुलेट हो जाए कि 20-50 साल बाद ये शिनजियांग में भी हान लोग ज्यादा मिले, उइघुर लोग कम मिले। और इसको लेकर वो हर तरह की ब्रूटल जो एक्टिविटीज है वो करता है। उइघुर मुसलमानों को मारना, उनको डिटेन करना, उन पे इतनी पाबंदियां लगाना कि वो जी ना सके, और कई सारे डिटेंशन सेंटर बना कर रखे हैं इसने यहाँ पे। चाइना को ये भी डर है कि ये जो प्रो यूएसएसआर कंट्रीज हैं, जो मतलब 1991 से पहले रशिया का पार्ट, सोवियत रशिया का पार्ट थे, और यहाँ पे सब टर्क्स एथनिटी के लोग, मतलब एथनिसिटी के लोग रहते हैं, तो उसको ये भी डर है कहीं इनसे इन्फ्लुएंस होके ये जो उइघुर मुसलमान है ये रिवोल्ट ना कर दे, बगावत ना कर दे, और मेरे यहाँ भी टेररिज्म या मेरे यहाँ भी आतंकवाद ना पहुंच जाए। दूसरा, ये जो लोग हैं शिनजियांग के, ये लोग एक तुर्किस्तान, ईस्ट तुर्किस्तान करके देश बनाने की मांग कर रहे हैं कि हम सब तुर्क्स हैं तो हम क्यों ना एक बहुत बड़े रीजन को अलग करके एक देश बना दें। और चाइना को ये भी डर है कि अगर ये जो मेरा एरिया है ये अगर अनस्टेबल हो गया तो मैं इतनी सारी कंट्रीज से कैसे निपटूंगा, या फिर इतनी सारी जो बॉर्डर्स हैं उनको कैसे मैं मैनेज कर पाऊंगा। तो चाइना पिछले 20 सालों से उइघुर मुसलमान के साथ जो भी बुरे से बुरा बर्ताव हो सकता है वो कर रहा है, ह्यूमन राइट्स का बिल्कुल परवाह नहीं कर रहा है, और दुनिया भर की बात भी नहीं सुन रहा है। इसी को लेकर दुनिया भर के देशों ने ये बोला है कि अभी 2022 में जो विंटर ओलंपिक्स हो रहे हैं हम इसका बॉयकॉट कर देते हैं। चाइना की थू थू होगी, उसको समझ में आएगा, और शायद फिर वो उइघुरों के साथ ठीक ठाक व्यवहार करना शुरू कर दे। भारत ने इसके उलट ये कह दिया कि हम तो विंटर ओलंपिक्स में जा रहे हैं। देखिए, विंटर ओलंपिक्स में आज तक भारत ने एक भी पदक नहीं जीता है, क्योंकि हमारा पार्टिसिपेशन यहाँ बहुत कम है। विंटर से समझ में आ रहा है शीतकालीन ओलंपिक्स है, यहाँ पे जो भी गेम्स होंगे वो बर्फ में खेले जाएंगे, और हमारे यहाँ जो हिमालयन स्टेट्स है वहीं बर्फ पड़ती है, वो भी 12 महीने नहीं पड़ती। तो आज तक भारत ने विंटर ओलंपिक में एक भी पदक नहीं जीते, 0 पदक जीते हैं। लेकिन हमने स्टेटमेंट निकाल के कह ही दिया है एक हफ्ते पहले कि हम वी आर पार्टिसिपेटिंग इन विंटर ओलंपिक्स। तो ये विंटर ओलंपिक्स 2022 में बीजिंग में हो रहे हैं। विंटर ओलंपिक्स समर ओलंपिक्स के, 2 समर ओलंपिक्स के बीच में होते हैं। जैसे 2020 में टोक्यो ओलंपिक्स होना था, हुआ 21 में, लेकिन नाम तो 2020 का टोक्यो ओलंपिक्स है, समर वाला, जो जिसको हम मेन ओलंपिक कहते हैं। उसके 2 साल बाद हम देख रहे हैं कि बीजिंग में विंटर ओलंपिक्स हो रहे थे। विंटर ओलंपिक्स 2 समर ओलंपिक्स के बीच में पड़ते हैं। फ्रीडम टू कंडक्ट बिजनेस, यानी हमारे पास, हमें हमारे व्यापार करने की स्वतंत्रता है, हम कैसे भी व्यापार करना चाहें, और ये मेरा फंडामेंटल राइट्स का पार्ट भी है। सुप्रीम कोर्ट के पास बहुत सारे ऐसे पीपी किट बनाने वाले जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो पहुंचे, उन्होंने कहा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैन लगाया हुआ है पीपी किट्स को एक्सपोर्ट करने में, क्योंकि कोविड आया था, उसकी दूसरी लहर, सेकंड वेव जो थी, उसमें ये बैन लगा था, जो आज भी चल रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट में होता है आप इस बैन को हटाएं, क्योंकि हम पीपी किट बनाते हैं, हमें दुनिया में बेचना है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं, ये जो बैन है ये सही है, ये तार्किक है, और क्योंकि आने वाली स्थिति को देखकर ये तार्किक है, आपको जो बेचना है देश में बेचिए। तो उनका ये कहना था सर ये हमारा संवैधानिक अधिकार है, और संविधान में ये हमारे फंडामेंटल राइट्स के रूप में दिया हुआ है। संविधान में आर्टिकल 19 का 1 का जो जीव है वो हमें कहता है कि हम अपने किसी भी तरह के प्रोफेशन को अपना सकते हैं, और उसको किसी भी तरह के व्यापार को कर सकते हैं, और ये हमारा फंडामेंटल राइट्स का पार्ट है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा
कि माना कि आपके फंडामेंटल राइट्स का पार्ट है, लेकिन सरकार के पास रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाने की पावर होती है और युक्ति युक्त निर्बंधन वो लगा सकता है, क्योंकि अभी ऐसा माहौल नहीं है कि हम अपने देश में पीपीई किट की सप्लाई ना करके दुनिया में बेचते हैं। तो आरबीआई के इस स्टैंड को सुप्रीम कोर्ट ने वाजिब ठहराया और बोला कि नहीं, पीपीई किट का जो बैन है ठीक है, जो बेचना है देश में बेचिए, विदेश में बेचने की भी जरूरत नहीं है। अब थोड़े से फंडामेंटल राइट्स की हम बात कर लें तो फंडामेंटल राइट्स आपको मिलेंगे संविधान की पार्ट 3 में, और वो आर्टिकल 12 से 35 तक आपको मिलेगा फंडामेंटल राइट्स। हमारे फंडामेंटल राइट्स हमें समानता का अधिकार देते हैं, फ्रीडम का अधिकार देते हैं, एक्सप्लॉयटेशन के विरुद्ध अधिकार देते हैं, फ्रीडम ऑफ रिलीजन देते हैं, कल्चरल एजुकेशनल राइट्स देते हैं, और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज देते हैं। ये दिया हुआ है कि इस आर्टिकल में कहाँ से कहाँ तक। आर्टिकल 19 जो है, इसके 1 का जो जी था वो हमें राइट टू प्रोफेशन का अधिकार देता है, और ये एक फंडामेंटल राइट का पार्ट है। लेकिन आर्टिकल 19 का जो 2 है वो हमें रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस बताता है कि सरकार किन किन परिस्थितियों में और कैसी कैसी अवस्थाओं में आप पर निर्बंधन लगा सकती है, आपके फंडामेंटल राइट्स को भी रोक सकती है, सस्पेंड कर सकती है, दबा सकती है। और इसी आरआर की वजह से, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस की वजह से आरबीआई ने बोला कि वर्तमान स्थिति को देखते हुए पीपीई किट का जो एक्सपोर्ट है वो ठीक नहीं है और इस बैन को चलने दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसी चीज को अपहेल्ड किया। तो फंडामेंटल राइट्स आपको संविधान के पार्ट 3 में 12 से 35 तक मिलेगा। और फंडामेंटल राइट्स एब्सोल्यूट नहीं होते हैं, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस की वजह से हम सरकार उसको कभी कम यानी सस्पेंड कर सकती है। और किसी भी स्थिति में आर्टिकल 20 और 21 के फंडामेंटल राइट सस्पेंड नहीं होते। कुछ भी हो जाए, इमरजेंसी लग जाए, कुछ भी लग जाए, ये सस्पेंड नहीं होते। बाकी कुछ इसको हम सस्पेंड भी कर सकते हैं। फंडामेंटल राइट जस्टिसेबल है, यानी फंडामेंटल राइट्स को लेकर अगर आपकी पूर्ति नहीं हो रही तो आप उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं, आर्टिकल 32 और आर्टिकल 221 के तहत। अगली न्यूज को चलते हैं। पैनेक्स 21 नाम की एक्सरसाइज होने वाली नई दिल्ली में। अभी हमने विपिन रावत साहब की बात ही की। इन्होंने इस एक्सरसाइज की शुरुआत में एक स्टेटमेंट दिया था कि हमें हमारे देशों को बायो वॉरफेयर के लिए तैयार होना पड़ेगा। यानी अब जो युद्ध लड़े जाएंगे वो सिर्फ बंदूक गोली से लड़े नहीं जाएंगे, अब वो केमिकल वेपन से और जिसे कहते हैं जहरीली गैसेस के रूप में भी लड़े जा सकते हैं, और हमें उसके लिए तैयार होना पड़ेगा। और ये उनके स्टेटमेंट थे इस एक्सरसाइज के जो इनॉग्रेशन सेशन था उसमें, पैनेक्स 21 में। ये जो एक्सरसाइज हो रही है, ये असल में ये जो एक्सरसाइज है, ये जो भी विपदा आती है, आपदाएं आती हैं, डिसास्टर में लोग फंसे रहते हैं, हमें ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस देना पड़ता है, तो उसमें हम मिलकर कैसे काम करेंगे उसको लेकर एक्सरसाइज है। और ये जो एक्सरसाइज है नई दिल्ली में होगी, और इस एक्सरसाइज में बिम्स्टेक कंट्रीज के जो देश हैं वो पार्ट लेंगे। बिम्स्टेक बिम्स्टेक की अगर बात करें तो एक संगठन है। 1997 में इसको बनाया गया था बैंकॉक डिक्लेरेशन में, बैंकॉक थाईलैंड की राजधानी। इसमें 7 कंट्रीज आते हैं, जिसमें भारत भी है, और इसका फुल फॉर्म है द बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इसको याद रखने का तरीका बताता हूँ आपको। बिम्स भूलना नहीं। B for Bhutan, I for India, M for Myanmar, S for Sri Lanka, T for Thailand। भूलना में और कौन सा बच गया इसमें? बांग्लादेश, और नहीं में नेपाल। तो शुरू के 5 तो आप ऐसे ही पकड़ लो, और बाकी के 2 के लिए भूलना नहीं जोड़ लो, तो वो बांग्लादेश नेपाल हो जाएंगे। तो ये 7 कंट्रीज है, इंडिया इसका मेंबर है फ्रॉम 1997। और ये जो बिम्स्टेक कंट्रीज हैं, ये 7 की सातों यहाँ मिलकर पैनेक्स 21 नाम की एक्सरसाइज करेंगी, और जो कि मोस्टली डिजास्टर रिलीफ असिस्टेंस के लिए होगी, कि हम कभी इस तरह की आपदा, क्योंकि सब आप देखिए बे ऑफ बंगाल यानी बंगाली खाड़ी से लगे हुए देश है, तूफान साइक्लोन यहाँ पे बहुत कॉमन है, आते रहते हैं, और हमें अपनी जान माल की रक्षा करने के लिए, बचाने के लिए एक कंबाइंड एफर्ट की जरूरत है। तो ये कंट्रीज ह्यूमन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ
के सेगमेंट्स में एक्सरसाइज करेंगे। और आप यहाँ पे देखिए कि इसकी पहली जो समिट थाईलैंड में हुई थी, क्योंकि ये बना है बैंकॉक डिक्लेरेशन की वजह से है, और श्रीलंका भी इसका चेयरमैन है। तो ये इस हमारा ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में इकोनॉमिक कोऑपरेशन, रीजनल कोऑपरेशन, टेक्निकल कोऑपरेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन, ये सब चीज़ों में ये सातों कंट्रीज मिलकर काम करते हैं, बिम्स्टेक। और इसी में ये जो बिम्स्टेक है, एक तरह के रीजनल कोऑपरेशन बढ़ाने की बात कर रहा है कि हम अपने साथ मिलकर अपने क्षेत्र को, जो साउथ ईस्ट एशिया है, उसको हम आगे बढ़ा सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा बिम्स्टेक बना कब है और कितने कंट्रीज आते हैं। रायगढ़ फोर्ट की बात कर लेते हैं। रायगढ़ का किला, अभी हाल ही में देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी का दौरा यहाँ पे हुआ था, क्योंकि वो छत्रपति शिवाजी महाराज को ट्रिब्यूट देने गए थे। तो रायगढ़ का किला रायगढ़ जिले में है, महाराष्ट्र के, और इसको यूरोपियंस कहते थे कि जिब्राल्टर है, ये पूर्व का जिब्राल्टर है। असल में अगर मैं आपको थोड़ा सा समझाऊं, तो 13-14 सेंचुरी में ये जो पूरा हिस्सा है, यहाँ पे आपको मिलती थी बहमनी किंगडम। बहमनी किंगडम मिलता था। जब वो डिसइंटीग्रेट हुआ, टूटा, तो यहाँ पे छोटे छोटे 5 किंगडम आ गए, और यहाँ पे एक किंगडम आया, उसका नाम था बीजापुर। बीजापुर के अंतर्गत शिवाजी के पिताजी शाहजी भोसले एक तरह के राज्यपाल या गवर्नर थे, सूबेदार कह सकते हैं। और ये मुस्लिम डायनेस्टी थी बीजापुर की। इसी के अंडर पे रायगढ़ का किला भी आता था। और ये जो बीजापुर डायनेस्टी थी, ये इसको आदिल शाही डायनेस्टी भी कहते हैं, क्योंकि आदिल शाह ने इसको शुरुआत की थी। तो शिवाजी के पिताजी शाहजी भोसले भी चाहते थे कि वो भी अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित करके एक अपना अलग से साम्राज्य बनाए, लेकिन वो उसमें सफल नहीं हो पाए और उनको पकड़ लिया गया। लेकिन उनके पुत्र शिवाजी महाराज ने सोचा कि जो पिता ना कर पाए वो मैं करूंगा। उन्होंने बहुत छोटी सी उम्र में ही जो किले थे, जो फोर्ट्स थे, उनको जीतना शुरू कर दिया, क्योंकि उनको पता था ये जो दक्कन है, यहाँ पे जिसके पास किला होगा उसके पास मजबूती होगी, स्ट्रेंथ होगी। वो किले में आर्टिलरी मिलेगी, किले में हमको ऊंचाई मिलेगी, किले में आपको स्ट्रेंथ मिलेगी, किले में आपको लोग मिलेंगे। तो ये किले जीतने लग गए, और इन्होंने रायगढ़ के किले को भी जीता बीजापुर के सुल्तान से 1656 में। ये धीमे धीमे इन्होंने बहुत सारे किले जीतना शुरू कर दिए थे। और बीजापुर का जो सुल्तान था, अल्टीमेटली जो मुगल्स हैं उनके अंडर में काम करता था, यानी उनको ट्रिब्यूट देता था, मुगल की सोवरेनिटी को एक्सेप्ट किया हुआ था। और उस समय जो मुगल बादशाह था वो था औरंगजेब, यानी औरंगजेब के अंडर है बीजापुर, और बीजापुर के इलाके छीन रहे थे छत्रपति शिवाजी महाराज। ये जो किला है रायगढ़ का, ये काफी मजबूत किला था, और इसको जीतना बड़ा मुश्किल था। तो जो भी यूरोपियंस आते थे, तो वो इसको कहते थे कि ये तो जिब्राल्टर है ईस्ट का। ईस्ट का जिब्राल्टर, तो जिब्राल्टर कहाँ मिलता है? अगर मैं ये अफ्रीका बनाऊं और यहाँ से यूरोप आ जाता है, तो अफ्रीका और यूरोप के बीच में यहाँ पे मोरक्को के पास एक छोटा सा, बहुत, मैं छोटा तो नहीं कहूँगा, बहुत बड़ी चट्टान है, बहुत बड़ी चट्टान है, जो स्पेन और मोरक्को को जोड़ती है। ये मोरक्को है, ऊपर स्पेन है। इस चट्टान को कहते हैं जिब्राल्टर। और यहाँ पे जो पानी निकल रहा है उसको जिब्राल्टर स्ट्रेट कहते हैं। तो इस जिब्राल्टर के नाम से हम किसी भी बड़ी चीज को, किसी भी मैजेस्टिक चीज को जिब्राल्टर कहते थे। तो जो यूरोपियंस इस रायगढ़ के किले को जिब्राल्टर कहते थे ईस्ट का। ये काफी मजबूत है, काफी बड़ा है, और इसको जीतना बड़ा मुश्किल है। और इसी किले के अंदर आपको गंगा सागर लेक भी मिलेगी। ये किला इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि 1674 में शिवाजी ने इसी किले में शिवाजी महाराज ने इसी किले में अपना राज्याभिषेक करवाया था। बनारस के बहुत प्रसिद्ध पंडित पंडित गंगा भट्ट को बुला के इन्होंने यहाँ पे अपना राज्याभिषेक करवाया था, और इन्होंने उपाधि ली थी छत्रपति शिवाजी। इनका जन्म 1630 में माना जाता है, कहीं कहीं 1627 लिखा हुआ है। और पुणे में इनका जन्म हुआ था, शिवनेरी जो किला है वहां पे हुआ था। पिताजी का नाम शाहजी भोसले था, माँ का नाम जीजाबाई था। और 1674 में इन्होंने इसी रायगढ़ किले में छत्रपति का टाइटल लिया था। शिवाजी महाराज ने अपने जीवन में बहुत सारे किले जीते, विजयपुर सल्तनत को पूरी तरह खत्म कर दिया, और सीधे फिर ये इनका इनका जो दुश्मन बना, या सीधे ये औरंगजेब से 1-to-1 कर रहे थे। गुरिल्ला वॉरफेयर में काफी उन्नत थे, काफी मजबूत थे। इनको पकड़ पाना इन दक्कन के पहाड़ों में, इन दक्कन के जंगलों में काफी मुश्किल था।
औरंगजेब ने इनके चक्कर में अपने जीवन के आखिरी 25 साल दक्कन में ही गुजारे, बुरहानपुर में गुजारे, लेकिन शिवाजी को पकड़ ना पाया। शिवाजी अपनी ही मौत 1680 में उनका देहांत हो गया। और शिवाजी के जाने के बाद उनके जो बेटे हैं संभाजी, वो गद्दी में आए। उसके बाद उनका दूसरा बेटा राजाराम गद्दी पे आया। और संभाजी का जो बेटा साहू जी था उसको औरंगजेब पकड़ के लेके आता। और राजाराम के मरने के बाद शाहू जी को उन्होंने छोड़ा। छोड़ा क्या, ये कह लीजिए कि तो औरंगजेब मर गया 1707 में, तो उसके बाद गुड जेस्चर में शाहू जी को छोड़ा गया। और शाहू जी महाराज फिर 1709 से 1749 तक अ, बैठे, और उन्होंने अपनी राजधानी सतारा में वो बैठा करते थे। तो मराठा किंगडम में चार राजधानियां हुआ करती थी। शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी मेन बनाया था। तो शिवाजी का जो एडमिनिस्ट्रेशन था, इसमें इन्होंने अष्टप्रधान का कॉन्सेप्ट रखा था। 8 मेन मंत्री रखे थे, और इनमें सबसे जो मेन मंत्री था वो था पेशवा, जिसको हम प्राइम मिनिस्टर भी कह सकते थे। और साहू जी के मरने के बाद 1749 में साहू जी के मरने के बाद जो पेशवाई है वो एक तरह से परमानेंट हो गई, या एक तरह से सुपीरियर हो गई। वैसे बालाजी जो विश्वनाथ थे 1713 1720 में साहू जी के अंडर में, उन्हीं की समस्या तय हो गया था कि भाई जो पेशवाई है वो हेरिडिटरी रहेगी, मतलब पेशवा का बेटा ही पेशवा बनेगा। तो 1720 में बालाजी विश्वनाथ के बनने के बाद उनका बेटा बाजी राव, जो बाजीराव भल्लाड़ के नाम से फेमस हुआ है, बाजीराव मस्तानी वाला, वो 20 साल पेशवाई रहे 1720 1740। उसके बाद उनका बेटा बालाजी बाजी विश्वनाथ 1740 से 1761 तक रहे। तो खैर, इन्होंने अष्टप्रधान का कॉन्सेप्ट दिया था, अष्टप्रधान का। और अष्टप्रधान में 8 मंत्री थे मेन, जिसमें से सबसे मेन मंत्री था पेशवा। इनको फादर ऑफ इंडियन नेवी भी कहा जाता है। वैसे इंडियन नेवी में एक व्यक्ति का और नाम आता है, इनका नाम है कान्होजी आंग्रे। कान्होजी आंग्रे का भी नाम आता है कि इन्होंने को असेंबल किया, नेवी को इकट्ठा किया, नेवी को मेंटेन किया, और फिर बाद में शिवाजी के साथ काम करने में जुड़ गए। और इन्होंने पूरा ये जो दक्षिण का तट है, कोंकण वाला जो एरिया है, कोंकण का एरिया गुजरात गुजरात से शुरू होता है केरला की शुरुआत तक, ये कोंकण कहते हैं। फिर केरला वाला तट को मालाबार कहते हैं। पूरे कोंकण के तट में इनका एक छत्र राज था, इसलिए उन्होंने टाइटल लिया था छत्रपति शिवाजी, छत्रपति का टाइटल लिया था। और शिवाजी हिंद स्वराज की बात करते थे, हिंद स्वराज की बात करते थे। वो कहते थे कि ये जो भूमि है, ये जो आपका इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, यहाँ पे जो रूल करे वो कम से कम यहीं यहीं का हो, यहीं का पैदाइश हो, और इस देश को अपना मानता हो, बाहर से नहीं आए। वो ये नहीं कहते थे कि हिंदू रूल करे, वो कहते थे जो भी यहाँ रूल करे दिल्ली में बैठ के, वो यहाँ का होना चाहिए, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनी रिलीजन, लेकिन वो पैदा यहाँ का हुआ हो, वो इसको अपना मदरलैंड मानता हो। तो हिंद स्वराज या हिंदवी स्वराज की बात करते थे। और दिल्ली में मुगल डायनेस्टी को रिप्लेस इसलिए करना चाह रहे थे कि ये बाहरी हैं, ये बाहर से आए हैं, और ये इस जमीन को अपना मानते भी नहीं है। लेकिन 1761 में जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ, उसमें मुगलों की बहुत बुरी हार हुई, सॉरी, मराठाओं की बहुत बुरी हार हुई, और एक तरह से जो मराठा दिल्ली में काबिज होना चाह रहे थे वो नहीं हो पाए। अब सवालों पर चलते हैं। कुछ छोड़ दिया क्या आज? ठीक है। देखिए, अभी 3 दिन पहले नागालैंड में एक हिंसक झड़प हुई। आर्मी की तरफ से 13 लोग एक एक्सीडेंटली मार दिए गए, और उसको लेकर काफी बवाल चल रहा था कि नागालैंड में आर्मी के पास फुल पावर क्यों है, अफसा एक्ट क्यों लगा है, इसको अभी तक रिवील क्यों नहीं किया गया। उसके बारे में बाद में बात करेंगे। लेकिन वो जो 13 लोग मारे गए थे, वो एक बेसिकली एक ट्राइब से आते थे। उस ट्राइब का नाम है कोनियाक ट्राइब। कोनियाक ट्राइब है, और ये ट्राइब कहाँ मिलती है आपको? नागालैंड में। और इस वजह से नागालैंड का बहुत फेमस जो स्टेट फेस्टिवल है, ग्रेट हॉर्नबिल फेस्टिवल, उसको भी रद्द कर दिया गया था, क्योंकि वहाँ पे जो हालात हैं वो ठीक नहीं। तो कोनियाक ट्राइब कहाँ से बिलोंग करते हैं? नागालैंड से। इनमें से कौन सा देश बिम्स्टेक का पार्ट नहीं है? तो बिम्स्टेक के पार्ट वही होंगे जो बे ऑफ बंगाल के हिस्से में आएंगे। साउथ अफ्रीका कहाँ बे ऑफ बंगाल में आ गया भाई? वो तो बहुत दूर है, तो ये साउथ अफ्रीका नहीं है। निम्न में से किस किले को यूरोपियंस ने जिब्राल्टर ऑफ द ईस्ट कहा? तो किसको कहा? रायगढ़ के किले को। लेकिन एक किले, एक ऐसा भी किला है जिसको जिब्राल्टर ऑफ इंडिया कहते हैं।
इसको जिब्राल्टर ऑफ इंडिया कहते हैं, वो है ग्वालियर का किला। तो ग्वालियर के किले को जिब्राल्टर ऑफ इंडिया कहते हैं, जिब्राल्टर ऑफ ईस्ट कहते हैं रायगढ़ के किले को। चलिए, थैंक यू एवरीवन।